हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग 2023 एडवांस का सेकंड पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। होप्स कि आपने अच्छा ही किया होगा। पहला क्वेश्चन ही इनऑर्गेनिक का था इसमें, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पर बेस्ड क्वेश्चन है। इस थियरी पर बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम आपसे पूछा गया है। फ्लोरीन का अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूँ, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और ये दूसरा फ्लोरीन एटम है। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है, ये आपको दिख रहा है। ये कन्फिग्रेशन ऐसा है, ये कन्फिग्रेशन ऐसा दिख रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 16 से ज़्यादा है यहाँ पर, इसलिए sp मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होगी। अब क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है यहाँ पे। 1 2 3 4, फिर वो कितने हैं 4 और ये 4 8, 4 और 4 5 और 5 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कन्फिग्रेशन दिख रहा है। ये है सिग्मा एस बॉन्डिंग और ये है सिग्मा एस एंटी बॉन्डिंग। यह है सिग्मा जेड बॉन्डिंग और यह है पाई एक्स बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई वाई बॉन्डिंग। इनकी एनर्जी बराबर है। यह है पाई एक्स एंटी बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी बराबर है पाई वाई एंटी बॉन्डिंग से, और यह है सिग्मा जेड एंटी बॉन्डिंग। यह कन्फिग्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इसमें। इस कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं। अब यह फ्लोरीन का एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अब आप इसमें देखिए कि आपके अकॉर्डिंग ये वाला आंसर सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक बॉन्ड बनेगा 2 फ्लोरीन के बीच में। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हुआ। नाउ सी दिस क्वेश्चन। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है सरफेस केमिस्ट्री से, और सरफेस केमिस्ट्री से जैसा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पिछले कुछ सालों से एडवांस में और मेंस में सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, और एक बार फिर से एक और आसान क्वेश्चन हमें इस बार देखने को मिला सरफेस केमिस्ट्री से। और आप देख सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कोलोइड्स वाले पार्ट से। मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर दिया हुआ है, लायोफोबिक कोलोइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो हम कोलोइड्स का क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं, लायोफोबिक कोलोइड एंड लायोफिलिक कोलोइड्स, और हम ये जानते हैं कि लायोफोबिक कोलोइड्स को हम इजीली प्रिपेयर नहीं कर सकते। इनकी प्रिपरेशन के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं, जबकि लायोफिलिक कोलोइड्स मीन्स जो सॉल्वेंट लविंग कोलोइड्स होते हैं उन्हें इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है किसी विदाउट एनी स्पेशल मेथड। सेकंड दिया हुआ है, फॉर इमल्शंस बोथ द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम आर लिक्विड। सो डिफरेंट टाइप के कोलोइड्स आप स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। तो यहाँ पर हम इजीली बोल सकते हैं कि लिक्विड लिक्विड मिक्सचर जो होगा कोलोइड का उसे बोला जाता है इमल्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट भी आपको दिया हुआ है, मिसेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोलोइड्स प्रिपेयर करने के लिए सर्फेक्टेंट्स को सॉल्वेंट में ऐड किया जाता है, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसा कि हम स्टडी करते हैं कि मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन जिसे बोला जाता है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, मींस हर एक सॉल्वेंट के लिए एक पर्टिकुलर CMC वैल्यू होगी, और CMC वैल्यू से कम वैल्यू पर मिसेल का फॉर्मेशन नहीं होगा। मींस इस मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन पर ही जो कोलोइड होगा, मींस जो सॉल्यूट होगा या जो सर्फेक्टेंट होगा वो कोलोइड का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि CMC से कम कॉन्सेंट्रेशन पर वो एज ए ट्रू सॉल्यूशन बिहेव करेगा। साथ में ये भी मेंशन है कि किसी भी टेम्परेचर पर बनता है। भाई हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके लिए एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है जिसे बोला जाता है क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर पर ही मिसेल फॉर्मेशन हो सकता है। इट मीन्स जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। फोर्थ स्टेटमेंट दिया हुआ है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स्ड फेज हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। तो बच्चों, आप टिंडल इफेक्ट के लिए भी कुछ कंडीशन स्टडी करते हो। आप स्टडी करते हो कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं इनमें एक सफिशिएंट, एक लार्ज डिफरेंस होगा, तब ही टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व हो सकता है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है, और हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इट मीन्स इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए इसमें हमें दे रखा है इन द फॉलोइंग रिएक्शन
पी क्यू आर एस आर द मेजर प्रोडक्ट, मीन्स हमें यहाँ पर ये 4 डिफरेंट रिएक्टेंट दे रखे हैं, ये डिफरेंट यहाँ पर रीजन दे रखे हैं और इनसे हमें बताना है कि इनके जो मेजर प्रोडक्ट हैं पी क्यू आर एस ये हमें बताने हैं और इनके रिगार्डिंग यहाँ पर ये कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो इसमें बताना है हमें द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पी क्यू आर एंड एस इज। ठीक है, तो पहले एक बार इन सभी रिएक्टेंट से जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो देखिए नंबर 1 यहाँ पर दे रखा है, ये कंपाउंड रखा, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक से देखिएगा, इन सभी के अंदर जो रिएक्टेंट है, स्टार्टिंग जो रिएक्टेंट है सब में कॉमन है, दिस इज आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, इसके अंदर नंबर 1 रिएक्शन करवा रखा है पहले मैग्नीशियम के साथ, देन उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा रखा है। मैं ये समझता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये एक बेस्ट क्वेश्चन है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसका मेनली ये लिया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन जब हम करते हैं मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें याद होना चाहिए एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम मैग्नीशियम से करते हैं तो पहले बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनेगा, इसमें ट्रिक जो होता है कि कार्बन और सीएल के बीच में कौन आ जाता है, यहाँ पर मैग्नीशियम तो कंपाउंड बनेगा CH2MgCl। ठीक है, ये जो कंपाउंड होता है ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, ये हमको अच्छे से पता है। इस केस में C पे चार्ज होगा माइनस और Mg पे चार्ज होगा पॉजिटिव। चूंकि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, रिएक्शन हमें करा रही है वाटर के साथ, तो वाटर यहाँ पर कैसा सॉल्वेंट है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो कि H+ लीव कर सकता है। तो ये जो CH2- होगा ये वाटर से H+ गेन करके यहाँ पर CH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आइसोब्यूटेन। तो ये तो रिएक्शन नंबर 1 होगी। सेकंड की बात करें, अगेन हमें दे रखा है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का रिएक्शन मैग्नीशियम से करा रखा है। सबसे पहले मैग्नीशियम से करेंगे तो यहाँ पर वही सेम प्रोडक्ट बनेगा CH2- Mg+Cl। उसके बाद फिर रिएक्शन करा रखी है सेकेंड नंबर विद CO2। तो ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अच्छे से आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा कैसे होगा। CH2- C पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, O पे चार्ज होगा नेगेटिव। तो इस वाले कार्बन से ये वाला कार्बन कनेक्ट होगा, से इससे बनेगा, ये देखिए ये रिएक्टेंट ये वाला सेम है, इससे अटैच्ड CH2 है, देन C डबल बॉन्ड O MgCl। देन उसके बाद फिर यहाँ पर दे रखा है वही हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, O- अगेन इससे H+ लेकर COOH में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लास्ट में दे रखा है रिएक्शन विद NaOH, क्योंकि ये कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर NaOH क्योंकि ये एसिड है तो ये एज ए बेस बिहेव करेगा। तो एसिड से जब बेस का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, सिंपल सा है। तो यहाँ पर इसका सोडियम सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर यहाँ से लीव करेगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो इसका एक सोडियम सॉल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पर आते हैं। अगेन वही कंपाउंड दे रखा है, रिएक्शन फिर से मैग्नीशियम से करा देखिए ड्राई ईथर, फिर से यहाँ पर यही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना CH2- MgCl। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पर दे रखा है रिएक्शन विद एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। देखिए तो हमने पहले फर्स्ट स्टेप में ग्रिग्नार्ड फॉर्म करा, इसका रिएक्शन हम करेंगे CH3CHO के साथ, एसिड एल्डिहाइड के साथ, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। से यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये C पर माइनस है, एल्डिहाइड है, C- पर अटैक करेगा, पाई बॉन्ड O पर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर बनेगा ये वाला CH3CH सिंगल बॉन्ड O- ये बना, और इस कार्बन से ये कार्बन कनेक्ट हो जाएगा, ऐड होगा। तो इसको हमने ऐसे पलट के लिखा है, यहाँ पे लिखा CH2, देन यहाँ पे कौन है CH, और यहाँ CH3, यहाँ पर भी CH3, तो ये CH एंड 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। चूँकि यहाँ पर इसके बाद देखो ठीक से एसिड एल्डिहाइड के बाद लिखा हुआ है देन वाटर, तो भाई जब इस पर बाद में रिएक्शन वाटर से करेंगे तो O- माइनस नहीं रहेगा, ये भी वाटर से H+ ले लेगा। तो इस केस में अल्टीमेटली जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो O- ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH, मतलब एक अल्कोहल बनेगा। और उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है रिएक्शन विद CrO3, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो 2 डिग्री अल्कोहल को फर्दर कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है इसका ऑक्सीडेशन कीटोन में हो जाता है। तो इस रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है,
नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए लास्ट ये वाला रिएक्शन दे रखा है, अगेन वही कंपाउंड है, रिएक्शन यहाँ पर दे रखा है इथेनोलिक NaCN से। तो ये Na प्लस CN माइनस ऑर्गेनिक मीन्स आयोनिक कंपाउंड है, CN माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल C पर अटैक करेगा और यहाँ से Cl को रिप्लेस कर देगा। प्योरली ये SN2 रिएक्शन होगा, तो इस वाले कार्बन से कनेक्ट होगा यहाँ पर CN। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में दे रखा है रिडक्शन विद H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो जब साइनाइड का हम रिडक्शन करते हैं H2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो CN कन्वर्ट किस में हो जाता है 1 डिग्री अमाइन में। तो यहाँ पर बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये बना 1 डिग्री अमाइन। उसके बाद रिएक्शन फिर दे रखा है रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम, फेमस रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, दिस इज कार्बिल अमाइन रिएक्शन ऑल्सो नोन एज आइसोसाइनेट टेस्ट। में होता क्या है, जो 1 डिग्री अमाइन ग्रुप है, जो 1 डिग्री अमीनो ग्रुप होता है वो आइसोसाइनेट में कन्वर्ट हो जाता है, यही तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन होती है। ठीक है, 1 डिग्री अमाइड कन्वर्ट होगा इनटू आइसोसाइनेट। देन उसके बाद लास्ट स्टेप यहाँ पर दे रखा है 4th नंबर पर, रिडक्शन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो जब वाटर की प्रेजेंस में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन करते हैं तो NC आइसोसाइनेट है, रिडक्शन करने पर NH सिंगल बॉन्ड CH3 देगा, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। अगर हमें पता होना चाहिए, अगर साइनाइड का रिडक्शन करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से तो बनता है 1 डिग्री अमाइन, लेकिन अगर आइसोसाइनाइड है तो इससे बनता है 2 डिग्री अमाइन। तो ये हर रिएक्शन के ये हुए प्रोडक्ट। ठीक है, चलो ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखा है उसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट P, Q, R एंड S इज, ए ऑप्शन दे रखा P इज ए प्राइमरी अल्कोहल विद 4 कार्बन। जरा बताइए, ये P है, ये रहा P, क्या ये हमें प्राइमरी अल्कोहल दिख रहा है क्या? ना जी, ये तो आइसोब्यूटेन है। इट मीन्स जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो तो इनकरेक्ट है। चलो बी की बात कर लें, बी अंडरगोस कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव एन 8 कार्बन प्रोडक्ट। यस, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड बनाया था हमने सेकेंड रिएक्शन में Q, ये रहा Q, और इस Q का जब हम यहाँ पे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या फिर पोटेशियम सॉल्ट लिया जाता है। ठीक है ना, और इस केस में क्या होता है, डाइमराइजेशन होता है अल्काइल पार्ट का। तो यहाँ पर देखिए इस केस में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला मैं इसको ऐसे हाईलाइट करता हूँ, ये रहा COO- तो अल्टीमेटली लीव को जाता है, बट ये वाला जो पार्ट होता है इसका होता है डाइमराइजेशन। ये CH2 है, CH2 कनेक्ट होगा और ये कंपाउंड इसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। कहने का मतलब ये है जो कंपाउंड Q है वो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी देता है, और देखिए 8 कार्बन का यहाँ पे कंपाउंड भी बन रहा है। इट मीन्स जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो तो करेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल सही है। सी की बात करें, सी ऑप्शन में दे रखा है R हैज़ 6 कार्बन एंड इट अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन। अरे भाई ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे? R ये रहा R, जरा ठीक से देखिए, इस केस में तो कीटोन बन रहा है, और कीटोन भी ऐसा है जिसके पास अल्फा H है, तो ये कंपाउंड तो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, ना कि कैनिज़ारो। आई बात समझ? जबकि यहाँ पर दे रखा है एंड इट अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन, तो ऑप्शन जो सी है वो भी इनकरेक्ट है। ये वाला कंपाउंड कैनिज़ारो नहीं देता है, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है जी, लास्ट वाले की बात कर लें, डी ऑप्शन, S इज अ प्राइमरी अमाइन विद 6 कार्बन एटम, ये भी गलत है। यहाँ पर दे रखा है प्राइमरी अमाइन, ये तो 2 डिग्री अमाइन है भाई, सेकेंडरी अमाइन है, तो इसका जो डी ऑप्शन होगा वो भी गलत होगा, इनकरेक्ट होगा। तो इन चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें दे रखा है डाइसैकेराइड X कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय ब्रोमीन वाटर। ठीक है, X यहाँ पर ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ठीक है, मान लिया। द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ X लीड्स टू ए लिवोरोटेटरी सॉल्यूशन, द डाइसैकेराइड X इज। तो देखिए यहाँ पर इस केस में सबसे पहले तो हम ये बात करें, ये जितने भी डाइसैकेराइड यहाँ पर है इन सबका जो ऑक्सीडेशन होता है उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा जिसके अंदर
हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप? हेमी एसिटल ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये देखना है जो किस किस के पास हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन, दिस इज एनोमेरिक कार्बन, इस वाले कार्बन के पास एक ईथर, ये साइक्लिक ईथर है, और ठीक से देखो तो ये भी तो ईथर ग्रुप है, ये तो दोनों ही ईथर ग्रुप है। तो बेसिकली ये तो हुआ, अच्छा सी के पास Hb है, तो ये तो यहाँ पर इस एनोमेरिक कार्बन पर ये एसिटल फॉर्म कर रहा है, ना कि हेमी एसिटल। हेमी एसिटल होता क्या है? एनोमेरिक कार्बन पर एक तो ईथर ग्रुप हो और एक हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। ठीक है, अच्छा इस वाले केस में देखो यहाँ पर ये कार्बन है, इस कार्बन के पास भी ये ईथर है और इधर भी ईथर है, मतलब यहाँ पर भी कोई हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इनमें से किसी भी कार्बन के पास हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब इस टाइप का ये जो कंपाउंड होगा इसका ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो लिखा हुआ है एक्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाई ब्रोमीन वाटर। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, मान लिया। इसमें देखो ये वाला कार्बन ठीक से देखो, इस वाले सी के पास एक साइक्लिक ईथर भी है, एक OH भी है और इसी से H भी कनेक्ट है। तो इसका मतलब ये हेमी एसिटल ग्रुप है, ये इसका ऑक्सीडेशन ब्रोमीन वाटर से हो जाएगा। इसका मतलब ये पक्का है कि अगर ये इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। सी की बात करें, सी में भी देखिए यहाँ पर इस केस में ये हमको दे रखा है ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें ये वाला कार्बन हेमी एसिटल है, हेमी एसिटल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हेमी एसिटल यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट है, इसका भी ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, ऑक्सीडेशन तो होगा, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर क्या दे रखी है, द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स लीड्स टू अ लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन। मीन्स अगर हम इस कंपाउंड का फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो ग्लाइकोसाइड लिंकेज है, इस ग्लाइकोसाइड लिंकेज का यहाँ पर ब्रेक होगा और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बनेगा OH और यहाँ पर भी बनेगा OH, ये वाला पार्ट यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। अब ठीक से देखो, हमसे कह रखा है हाइड्रोलिसिस करने के बाद लीवो रोटेटरी बनना चाहिए। भाई कुल मिलाकर ये है कि लीवो रोटेटरी अगर बन रहा है इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव बन रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाने के लिए ये नहीं लिखा गया कि ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बने, क्या लिखा हुआ है, लीवो रोटेटरी बन रहा है। ठीक है, डेक्स्ट्रो भी हो सकता है तो लीवो भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम देखें इस केस में हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये दो कंपाउंड बन रहे हैं और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, एंड ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज भी है। तो जब ये दोनों बनेंगे, एनेंशियोमर हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो बनने वाला प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं, रैसिमिक मिक्सचर बनेगा। और रैसिमिक मिक्सचर होता क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब ये वाला कंपाउंड फर्स्ट कंडीशन तो ओके कर रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। और डी की अगर हम बात करें तो डी में भी अगर आप ठीक से देखें तो इसमें कहीं पर भी हेमी एसिटल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ब्रोमीन वाटर से इसका ऑक्सीडेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर डी भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा कौन सा, ऑप्शन ए। अब ऑप्शन ए को फिर से अच्छे से चेक कर लें। इस केस में हेमी एसिटल ग्रुप कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं है तो ब्रोमीन वाटर से इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। प्लस जब हम इसका एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे की तरफ आएगा, इसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नीचे की तरफ आएगा, एंड दोनों ही कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे बट मिरर इमेज नहीं होंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ओवरऑल इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो डेफिनेटली लीवो रोटेटरी यहाँ पर हो सकता है। आई बात समझ? तो बेसिकली यहाँ पर ये हम बात कर रहे हैं सुक्रोज की। जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो डी फ्रक्टोज एंड डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज बनता है, बीटा डी फ्रक्टोज। और ओवरऑल ये जो सॉल्यूशन जब हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है वो लीवो रोटेटरी होता है। आई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फिर से क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। द कॉम्प्लेक्स विच कैन एग्जिबिट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय PT NH32 Br2।
यानी प्लैटिनम में 2 अमोनिया है, अमोनिया और 2 Br2। इसका मतलब प्लैटिनम स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होने वाला है, और जियोमेट्रिकल आइसोमर में 2 टाइप होते हैं, सिस और ट्रांस, यानी स्ट्रक्चर को स्क्वायर प्लेनर या फिर ऑक्टाहेड्रल होना पड़ेगा। तो अब यहां पर ये वाला कंपाउंड जो है इस तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि इसमें En है, यानी बाइडेंटेड सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड और एम्बीडेंटेड लिगेंड है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा। ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये जियोमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ऑप्टिकल शो करेगा। तो ये ऑप्टिकल भी शो नहीं करेगा, जियोमेट्रिकल भी शो नहीं करेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो ये आइसोमेरिज्म इसमें होगा नहीं, बिकॉज कंपाउंड टेट्राहेड्रल है। अब मेरे पास बचा ये 2 कंपाउंड जो दोनों ऑक्टाहेड्रल है। A4B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ये भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब हम इसके स्ट्रक्चर को बना के इस तरह से देख लेते हैं। मेरे पास प्लैटिनम है, मैंने इसके 2 फॉर्मेट इस तरह से बना लिया। मैंने एक अमोनिया यहाँ रख दिया, एक अमोनिया यहाँ रख दिया, एक अमोनिया यहाँ रख दिया, नहीं अमोनिया 2 है, सॉरी अमोनिया 2 है, इसका मतलब अमोनिया 2 है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे प्लैटिनम लिया, और प्लैटिनम लेके 2 क्लोरीन को ऐसे सिस पोजीशन पर रख दिया, और 4 अमोनिया को मैं इस तरह से ले रहा हूँ। एक अमोनिया यहाँ, एक अमोनिया यहाँ, एक अमोनिया यहाँ, और एक अमोनिया यहाँ। तो ये तो हो गई आपकी सिस पोजीशन। उसके बाद है आपके पास प्लैटिनम, और आप 2 क्लोरीन को आप यहाँ पे लेते हैं, फिर एक अमोनिया आप यहाँ लेते हैं, एक अमोनिया यहाँ लेते हैं, एक अमोनिया आप यहाँ लेते हैं, और एक अमोनिया यहाँ लेते हैं। ये होती है आपकी ट्रांसपोजिशन। ये केस हो गया एक केस। और दूसरा केस यानी ये वाले केस में आप सिस और ट्रांस 2 फॉर्म देख पा रहे हैं। एक केस और देखते हैं, CrEnH2En ट्वाइस, इसको यहीं पे बनाते हैं। कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये En बाइडेंटेड लिगेंड है, ये En बाइडेंटेड लिगेंड है। एक यहाँ पर आपका आ गया H2O, और यहाँ पर आपका आ गया SO4। यहाँ पर देखो ये En है एक, ये En है दूसरा, ये हो गया आपका H2O, और ये हो गया आपका SO4। एक यहाँ पर हो गया सिस फॉर्म, और दूसरा हो गया यहाँ पे इसका ट्रांसफॉर्म। एक सिस फॉर्म हो गया, एक ट्रांसफॉर्म हो गया। इसलिए ये 2 आंसर हो गए, C और D इसका सोल्यूशन हो गया। आई होप बहुत इजी क्वेश्चन था और आपका सही ही हुआ होगा ये। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया सॉलिड स्टेट से, और सॉलिड स्टेट से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का जो डेटा दिया हुआ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी टाइम टेकिंग है, लेंदी क्वेश्चन है। हर एक ऑप्शन पर आपको मेहनत करनी है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, कंपैरिजन करना है, एज लेंथ को कंपेयर करना है, डेंसिटी को कंपेयर करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इसलिए हो सकता है कि कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाए हों। तो देखते हैं क्वेश्चन जो सॉलिड स्टेट से दिया हुआ है, इसमें आपको 3 यूनिट सेल की बात की जा रही है। एक दिया हुआ है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एक दिया हुआ है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और एक हम बात कर रहे हैं सिंपल क्यूबिक की। और बॉडी सेंटर्ड फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो एटॉमिक मेटलिक एटम है वो X है, और मेटल Y है, मेटल Z है। 3 टाइप के एटम यहाँ पर दिए हुए हैं, तीनों के रेस्पेक्ट में यूनिट सेल्स आपको दी हुई है, तीनों के रेस्पेक्ट में एज लेंथ आपको दी हुई है। मेटल X के केस में एज लेंथ LX है, मेटल Y के केस में एज लेंथ Y है, और मेटल Z के केस में एज लेंथ LZ है। साथ में आपको इन एटम की रेडियस में भी रिलेशन दिया हुआ है। RZ इज इक्वल टू √3/2 RY है, RY इज इक्वल टू 8/√3 RX है, और इनके एटॉमिक मासेज में भी रिलेशन दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू आपको किसी की नहीं दी हुई है, सब में कुछ रिलेशन आपको दिया हुआ है, रेडियस में, एटॉमिक मासेज में। साथ ही साथ आपसे जो स्टेटमेंट पूछे गए उनमें आप देख सकते हो कि पैकिंग एफिशिएंसी का कंपैरिजन करना है, मीन्स हमें कंपेयर करना है कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ एज लेंथ का कंपैरिजन करना है और डेंसिटी का कंपैरिजन करना है। तो सब बेसिक फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसको सॉल्व करने में हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पहले हम एज लेंथ का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो एज लेंथ के कंपैरिजन से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, कि FCC के लिए नंबर ऑफ एटम हमारे पास हो जाएंगे 4। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास होंगे 2 का कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारे पास 8 एटम्स होंगे कॉर्नर पर, 8 एटम्स कॉर्नर पर होंगे और 1 एटम होगा बॉडी सेंटर पे। तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 1/8 × 8 1, और एक बॉडी सेंटर होगा तो 2 होगा। इसी तरह से फेस सेंटर्ड क्यूबिक सारे कॉर्नर पर, फेस सेंटर पर, बॉडी सेंटर पर, तो इसके लिए कंट्रीब्यूशन यानी Z हमें मिल जाएगा 4।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में सारे कॉर्नर्स पे होंगे और सारे कॉर्नर का जो शेयरिंग है 1/8 इंटू 1 मीन्स यहाँ पर z इज इक्वल टू आपको 1 होगा। साथ में इनकी टचिंग कंडीशन पता होनी चाहिए कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो एटम्स एक दूसरे को टच करते हैं वो अलोंग फेस डायगोनल टच करते हैं। तो फेस डायगोनल के रेस्पेक्ट में या फेस डायगोनल की बात की जाए इन टर्म्स ऑफ एज लेंथ, ये आपको मिलता है √2lx और √2lx को आप यहाँ पर लिख सकते हो √2lx इज इक्वल टू 4rx, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। इसी तरह से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए टचिंग कंडीशन अगर बात की जाए तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एटम्स टच कर रहे होते हैं बॉडी डायगोनल के अलोंग, और बॉडी डायगोनल हमें मिलता है √3ly इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ y, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मेटलिक एटम y। इसी तरह से हमें दिया हुआ है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में एटम्स टच कर रहे होते हैं अलोंग दी एजेस, और एज की अगर हम बात करें तो एज हमें मिलेगा Lz इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटॉमिक z। क्लियर है बच्चों? तो यहां से आपको लेंथ और एज लेंथ और रेडियस में कुछ रिलेशन मिल चुके हैं। अब हम सबसे पहले एज लेंथ का कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 हम डेंसिटी को भी कंपेयर करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी को भी कंपेयर करेंगे। तो लेंथ को कंपैरिजन करने के लिए हम सिंपल सा इस तरह से रेशियो निकाल लेते हैं कि Lx Ly और Lz का रेशियो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा। तो Lx Ly और Lz को हम रेडियस की टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। पिछली स्लाइड पर आपने देखा है Lx इज इक्वल टू 4rx अपॉन √2 रख सकते हैं और वो 4ry अपॉन √3 होगा। तो इसे हम रख सकते हैं 4rx अपॉन √2, इसे आप रख सकते हो 4ry अपॉन √3 और Lz को हम लिख सकते हैं 2rz। यहां तक भी क्लियर है? अब देखो इसे फर्दर किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि हम rz, ry और rx को रिप्लेस करना चाहते हैं और यहां पर कुछ कांस्टेंट नंबर हो जिन्हें इजीली कंपेयर करके हम एज लेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां पर rz, ry, rx को कैसे रिप्लेस करना है, देखो उसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। इसे देखकर हम बोल सकते हैं कि rz अपॉन ry हमें कितना मिलेगा √3/2, मीन्स यहां पर हम इसे लिख लेते हैं rz अपॉन ry हमें मिलेगा √3/2। इसी तरह से दूसरी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हो। दूसरी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर आपको गिवन है ry अपॉन rx इज इक्वल टू 8/√3, तो इसे भी हम यहाँ लिख सकते हैं ry अपॉन rx इज इक्वल टू 8/√3। देखिए बच्चों इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो rz अपॉन ry और ry अपॉन rx आपके पास अवेलेबल है, तो क्यों ना हम इस पूरे एक्सप्रेशन को ry से डिवाइड कर देते हैं। रेडियस ऑफ y से डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 4/√2 rx अपॉन ry, और यहाँ से आप देख सकते हो कि rx अपॉन ry की वैल्यू आपके पास होगी √3/8। इसी तरह से rz अपॉन ry हमारे पास ऑलरेडी है, तो इन वैल्यूज़ को यहाँ पर रखते हैं। अगर इसे ry से डिवाइड करेंगे यहाँ rx अपॉन ry होगा 4/√2 और इसकी जगह आप लिख सकते हो √3/8। इस सिमिलरली यहाँ पर ry से डिवाइड करोगे तो ry कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा। यहाँ पर 2rz की जगह ry से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर rz अपॉन ry होगा जिसे मैं लिख सकता हूँ √3/2। इसे फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसे फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यूज़ आपको मिलेंगी 0.61, ये मिलेगा 2.309 और ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.732। अब इन्हें आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, इस रेशियो को देखकर हम ये बोल सकते हैं कि एज लेंथ Lx इनमें सबसे कम होगी, उससे ज़्यादा वैल्यू आपको Lz मिलेगा और उससे ज़्यादा हमें मिलेगा Ly। मीन्स मैक्सिमम एज लेंथ आपको मिलेगी y के केस में, मेटालिक एटम y के केस में, और सबसे कम मिलेगी x के केस में। तो देखते हैं ये b और c में से कौन सा सही होगा। तो सबसे ज़्यादा हमें मिलेगा y के केस में, मीन्स Ly इज ग्रेटर देन Lz, मीन्स ये ऑप्शन सही होना चाहिए। ऑप्शन c में आपको दिया हुआ Lx इज ग्रेटर देन Ly, जबकि Lx जो है वो मिनिमम है। इट मीन्स यहाँ पर जो c स्टेटमेंट है या c ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट होगा। चलिए ये तो हुआ एज लेंथ का कंपेरिजन। अब इसके बाद हम कंपेरिजन करते हैं डेंसिटी का। देखिए भाई डेंसिटी को कैसे कंपेयर करेंगे आप लोग, हमें डेंसिटी का कंपैरिजन करना है x और y के केस में। तो डेंसिटी के लिए भी सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास कि डेंसिटी को हम कंपेयर करना चाहते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है z अपॉन Na इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ x अपॉन एज लेंथ यानी Lx क्यूब। इसी तरह से यहाँ पर भी लिख सकते हो z अपॉन Na इंटू मोलर मास ऑफ y अपॉन Ly क्यूब। चलिए तो इसे भी सिंप्लीफाई कीजिए, उसी तरह से आप कॉमन टर्म्स में लेकर आइए और इन्हें एलिमिनेट कीजिए। z की वैल्यू यहाँ 4 होगी, यहाँ 2 होगी, Na यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसे फर्दर हम इस तरह से लिख सकते हैं, z की जगह यहाँ पर हो जाएगा 4 और mx अपॉन my, और उस z को भी इस तरफ ट्रांसफर कर देते तो ये 4/2 हो जाएगा इज टू Lx क्यूब अपॉन Ly क्यूब।
एल एक्स क्यूब अपॉन एल वाई क्यूब। तो यहाँ पर एल एक्स और एल वाई को हम आर एक्स आर वाई की टर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। अभी अभी हमने स्टडी किया था प्रीवियस स्लाइड पर, आप देख सकते हो एल एक्स इज इक्वल टू कितना हो सकता है 4rx अपॉन रूट टू, 4rx अपॉन रूट टू। तो देखिएगा बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, हर एक पॉइंट को खुद से लिख करके सॉल्व कीजिएगा। लिख करके सॉल्व करेंगे तो आप समझ जाएंगे, इसमें बस केवल वही वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर रहे हैं, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रख रहे हैं। एल एक्स इज इक्वल टू 4rx अपॉन रूट टू और एल वाई इज इक्वल टू 4ry अपॉन रूट थ्री। एल वाई इज इक्वल टू हम रख सकते हैं 4ry अपॉन रूट थ्री, और यहाँ पर अगर आपको आर एक्स अपॉन आर वाई की भी ज़रूरत होगी तो वो हमारे पास है √3/8। तो आर एक्स अपॉन आर वाई इज इक्वल टू √3/8। तो पहले तो इन सारी इंफॉर्मेशन से हम एल एक्स अपॉन एल वाई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले एल एक्स अपॉन एल वाई कैलकुलेट करो, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा √3/√2 आर एक्स अपॉन आर वाई, जिससे आप लिख सकते हैं √3/8। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3/8√2, 3/8√2 वैल्यू मिल जाएगी आपको एल एक्स अपॉन एल वाई की। तो यहाँ पर एम एक्स और एम वाई को कैसे रिप्लेस करना है भाई, एम एक्स और एल वाई को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर आप ये रिलेशन देख सकते हो। इस बेसिस पर हम एक रिलेशन एम एक्स और एम वाई में बना सकते हैं। ये भी z का मास है और ये भी z का मास है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, z का मास इज इक्वल टू 3/2 एम वाई। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, एम जेड इज इक्वल टू 3/2 एम वाई, एम जेड इज इक्वल टू 3mx। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एम एक्स अपॉन एम वाई, एम एक्स अपॉन एम वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। एम एक्स अपॉन एम वाई हमारे पास 1/2 है, तो ये इनके मोलर मास का रेशियो, उसे भी यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो ये 1/2 हो जाएगा, 4/2 इंटू 1/2, इसे फर्दर सॉल्व करोगे ये वैल्यू 1 हो जाएगी। एल एक्स क्यूब अपॉन एल वाई क्यूब, इसे हम रखेंगे तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3/8√2 होल क्यूब, 3/8√2 होल क्यूब। तो इस बेसिस पर जो फाइनल रिजल्ट आपको मिलता है, आप बोल सकते हो दैट dx अपॉन dy इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी, 1 अपॉन दिस। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 8√2/3 होल क्यूब। हमें वैल्यूज़ नहीं कैलकुलेट करनी है, हमें इसे सॉल्व नहीं करना, हम डायरेक्टली इस वैल्यू को बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यू है ये आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगी। ये ग्रेटर देन 1 होगा, इट मीन्स वी कैन से दैट डेंसिटी इन केस ऑफ x इज ग्रेटर देन डेंसिटी इन केस ऑफ y। अब डेंसिटी का भी कंपैरिजन हम कर चुके हैं, लास्ट बचा है पैकिंग एफिशिएंसी। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि आपको खुद से लिख करके इस सारे सॉल्यूशन को देखना है। आप लिखेंगे, सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसे समझ जाएंगे। नाउ सी द पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ x, पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ y एंड पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ z। सब में पैकिंग एफिशिएंसी का कंपैरिजन करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। यही क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी होगा। तो यहाँ पर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितने एटम है, x के केस में 4 एटम है, तो 4 एटम का वॉल्यूम हो जाएगा 4 × 4/3 पाई rx क्यूब। ठीक है, ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास एल एक्स क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप बोल सकते हो पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ y, यहाँ पर z कितना है 2 × 4/3 पाई आर वाई क्यूब अपॉन एल जेड क्यूब। यहाँ पर भी आप एल जेड नहीं, यहाँ पर y होगा। इसी तरह से इसमें भी हम बोल सकते हैं कि z इज इक्वल टू 1 × 4/3 पाई आर जेड क्यूब अपॉन एल जेड क्यूब। देखिए भाई, अभी प्रीवियस स्लाइड्स पर आपने रिलेशन देखे हैं कि Lx को हम Rx की टर्म में लिख सकते हैं, Ly को हम Ry की टर्म में लिख सकते हैं, Lz को Rz की टर्म में रख सकते हैं। सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, फिर से कुछ कांस्टेंट होंगे और उन्हीं को कंपैरिजन करके हम बोल सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो आशा करते हैं आप लोग इसे अटैम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि Lx अपॉन Rx हमारे पास कितना आ रहा है 4/√2 आ रहा है। तो हम सीधा Lx अपॉन Rx की जगह 4/√2 रखेंगे, तो ये 4/3 पाई सब में कॉमन है, कट जाएगा 4, और Lx अपॉन Rx की जगह देखिएगा भाई, Lx अपॉन Rx को आप 4/√2 से रिप्लेस कर सकते हो। तो Lx अपॉन Rx को हम 4/√2 से रिप्लेस करेंगे तो ये √2/4 होल क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले पार्ट में भी 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और Ly अपॉन Ry को आप रिप्लेस कर सकते हो। देखिए भाई, Ly अपॉन Ry को हम 4/√3 बोल सकते हैं, 4/√3 बोल सकते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी √3/4 होल क्यूब, और ये बचेगा Lz Rz। अभी हमने पढ़ा Lz इज इक्वल टू कितना होता है 2Rz होता है, 2Rz होता है, यानी कि यहाँ पर 8 होगा और Rz क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे Lz इज इक्वल टू आप रखेंगे 2Rz और सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/8। और तीनों वैल्यूज़ को आप सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो आपको देखने को मिलेगा, पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ x के केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, एंड
एज कंपेरिजन टू वाई, और वाई के केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी मिलेगी वो जेड के कंपैरिजन में ज़्यादा मिलेगी। तो देखते हैं हमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन को आप देख सकते हो, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ यूनिट सेल ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई इज ग्रेटर देन जेड। इट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। डेंसिटी का कंपैरिजन हम कर चुके हैं, डेंसिटी भी एक्स के केस में वाई से ज़्यादा होती है। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था, सॉलिड स्टेट से ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक अच्छा क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग था, बट क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान था। आप थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है आप इन सारी स्टेप्स को ईजिली अप्लाई कर पाए। देखिए, इन द फॉलोइंग रिएक्शन पी क्यू आर एस आर द मेजर प्रोडक्ट। पी क्यू आर एस मेजर प्रोडक्ट है, इनके बारे में बताना है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पी क्यू आर एंड एस इज। अब इसमें मतलब हमें पी क्यू आर एस पहले बनाने हैं जो मेजर प्रोडक्ट है, फिर इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं इनके जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं। समझना, ये हमें यहाँ पर बेंजीन पर इधर दे रखा है टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पर दे रखा CH2CH3, दिस इज इथाइल ग्रुप का रिएक्शन करवाना है KMnO4 के साथ इन अल्कलाइन मीडियम। तुम्हें याद होना चाहिए इन अल्कलाइन मीडियम KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि बेंजीन पर प्रेजेंट कोई भी ऐसा कार्बन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो का ऑक्सीडेशन कर देता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस बेंजीन से एटलीस्ट ये वाला जो कार्बन है इसके पास ये अल्फा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन है। बस अल्फा कार्बन के पास अगर एक हाइड्रोजन है तो बेसिक मीडियम में KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। तो ये वाला पूरा इथाइल ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। चूंकि इस कार्बन के पास कोई अल्फा H नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा अनचेंज। तो यहाँ पर बना COOH और यहाँ पर बना कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, इसको हम नाम दे देते हैं दिस इज प्रोडक्ट नंबर P। ओके, नेक्स्ट नंबर रिएक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड रिएक्शन है। बेंजीन पे दे रखा COCl, दिस इज एसिड क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप। इधर दे रखा है COOMe, दिस इज एस्टर, ये एस्टर है वो, ये एसिड क्लोराइड है। नंबर 1 स्टेप दे रखा है NaOH इन वाटर, दिस इज अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हम कह सकते हैं इसको। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या होगा, एसिड क्लोराइड जो होगा उसका हाइड्रोलिसिस होगा, किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक में। चूंकि बेसिक मीडियम में हो रहा है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का यहाँ पर सॉल्ट बनेगा जो कि वाटर के साथ रिएक्शन करके वापस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस होगा, क्या बनाएगा, ये वाला पार्ट तो अल्कोहल की फॉर्म में लीव कर जाएगा और ये वाला पार्ट कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, उसका सॉल्ट बनेगा। यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा, यहाँ पर भी सॉल्ट बनेगा, जो कि बाद में वही एसिडिफिकेशन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में और COOH में। ये कंपाउंड बनेगा 1,3 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कंपाउंड अल्टीमेटली हुआ कौन सा प्रोडक्ट, Q। नेक्स्ट आइए R पे, यहाँ पर ये कंपाउंड दे रखा है, बेंजीन पर एक CN ग्रुप दे रखा है, कीटोन है, और यहाँ पर COOMe, दिस इज एस्टर। हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस किस किस का होगा, जो साइनेट ग्रुप है उसका हाइड्रोलिसिस होगा, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर। अच्छा जी, जो एस्टर है अभी मैंने कहा एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस होगा किसके अंदर, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक में। तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये मिलेगा, लेकिन ठीक से देखिए यहाँ पर अब नीचे दे रखा है H2CrO4, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो कि फर्दर कीटोन को, अच्छा एक सेकेंड और हाइड्रोलिसिस करने पर ये हमें मिला। लेकिन एक चीज़ और देखें आप, यहाँ पर हमें टेम्परेचर भी तो दे रखा है, मतलब हीटिंग इफेक्ट भी करना है। ठीक से देखें तो ये एक बीटा कीटो एसिड है, दिस इज बीटा कीटो एसिड को जब हीट करेंगे तो यहाँ से ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट CO2 की फॉर्म में लीव करेगा, दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन से कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे कौन, सिंपली कीटोन बनेगा, सिंपल कीटोन बनेगा। तो यहाँ पर तो COOH है, यहाँ पे कीटोन है। हाँ, अब इसके बाद देखो ऑक्सीडेशन बाय H2CrO4, दिस इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि कीटोन को, इस कीटोन को यहाँ से ब्रेक करेगा और इसको भी COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है और इसको फॉर्मिक एसिड में, लेकिन फॉर्मिक एसिड फर्दर
कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 में। कहने का मतलब ये वाला पार्ट तो CO2 ग्रुप की फॉर्म में लीव कर जाता है, लेकिन हाँ कीटोन वाला ये वाला पार्ट क्या बनाएगा, COOH। तो यहाँ पर भी बनता है 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्रोडक्ट यहाँ पे हुआ कौन सा, R। चलिए इसके बाद नेक्स्ट ये वाला कंपाउंड दे रखा है, फोर्थ रिएक्शन दे रखी है। फोर्थ रिएक्शन में जरा ठीक से देखो, ब्रोमाइड दे रखा है और यहाँ पर हमें ये वाला एक एसिटल ग्रुप यहाँ पर दे रखा है। कौन सा ग्रुप है, एसिटल ग्रुप है। 2 ईथर है और इस C के पास H है, तो ये एसिटल ग्रुप होगा। ठीक है, रिएक्शन करवाया मैग्नीशियम के साथ। सबसे पहले क्या होगा, जहाँ पर भी हैलाइड होगा वहाँ पर बनेगा ग्रिग्नार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये बना MgBr, ये वाला एज इट इज़ रहेगा। देन रिएक्शन करवाना है CO2 के साथ, देन हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन CO2 से होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, COO माइनस MgBr में। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट दे रखा है वही एसिडिफिकेशन में COOH यहाँ पर ये बन जाएगा। अच्छा जी, जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ये तो कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, लेकिन हेमी एसिटल का भी तो हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट होगा विसिनल डाइऑल में। यहाँ से इस केस में हम कह सकते हैं कुल मिलाकर जो हेमी एसिटल ग्रुप है वो डाइऑल में कन्वर्ट होगा। डाइऑल हमें पता है अनस्टेबल होगा तो ये 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से लीव करके ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर। पक्का। तो अल्टीमेटली कंपाउंड हमें क्या मिला, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसकी पैरा पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट। और हमें पता है टॉलरेंस रिएजेंट एरोमेटिक एल्डिहाइड का क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है, यस और नो। तो देखिए कार्बोक्सिलिक तो जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, COOH में। तो यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। पक्का। ठीक है, तो देखिए ये वाला P है, ये Q है, ये R है, और अल्टीमेटली ये वाला जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो कौन सा है, S। ठीक है, हर एक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट थे वो तो हमने बना लिए। अब बात आती है स्टेटमेंट की, देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ दे रखा है द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PQRS इज R। ए पर चलते हैं। ए क्या दे रखा है, P and Q आर मोनोमर ऑफ पॉलीमर डेक्रोन एंड ग्लिप्टल। अरे नहीं भाई, डेक्रोन और ग्लिप्टल का एक जो मोनोमर होता है वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल। यहाँ पर ग्लाइकोल तो कहीं बन ही नहीं रहा है, तो जो ऑप्शन ए है वो तो 100% इनकरेक्ट है। चलिए बी की बात करें, PQ and R डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। P वाला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, ना कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। Q और R ये रहा Q वाला डाई कार्बोक्सिलिक है, और R भी यहाँ पर देखें तो R भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, बट जो P है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी इसका इनकरेक्ट होगा। चलिए सी की बात करते हैं। सी यहाँ पर दे रखा है कंपाउंड Q एंड R आर द सेम। कंपाउंड Q एंड R आर द सेम। जरा देखिए Q कहाँ है, ये रहा Q, दिस इज बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। Q के बाद R ये दे रखा है, ये भी ठीक से देखो 1, 2 एंड 3 बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब Q और R दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो सेम हैं। इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी की बात कर लेते हैं। डी में दे रखा है R डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। जरा R की बात कर लेते हैं। यहाँ पर R कौन सा रहा, ये रहा R। इसके लिए कहा गया है R डज नॉट अंडरगो एल्डोल। भाई एल्डोल तो कीटोन टाइप का या एल्डोल का होता है जिसमें अल्फा एच प्रेजेंट हो। ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये तो एल्डोल देगा नहीं, यहाँ तक भी सही है। और कहा हुआ है S डज नॉट अंडरगो कैनिजारो। S कहाँ रहा, ये रहा। S में भी ये भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करता है। इट मीन्स जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी करेक्ट ऑप्शन है। तो क्लियर कट हम कह सकते हैं कि इन 4 ऑप्शन में जो सी और डी इसका ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आंसर हो जाएगा सी एंड डी।
नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और अच्छा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है रिडॉक्स रिएक्शन से। H2S रिएक्ट्स कंप्लीटली विद एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा एसिडिक मीडियम में। तो हमें पता है कि परमैंगनेट जो है वो Mn2+ में कन्वर्ट होगा और H2S का ऑक्सीडेशन होगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि H2S ऑक्सीडेशन के बाद कन्वर्ट होगा सल्फर में। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस होने वाली होंगी, मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो H2S का सल्फर में ऑक्सीडेशन होगा, और परमैंगनेट आयन जो होंगे MnO4- ये कन्वर्ट होंगे Mn2+ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। इन दिस रिएक्शन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इज X, मीन्स हमें वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे ये पता करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इज Y, इस प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो कैलकुलेट करना है। देन द वैल्यू ऑफ X + Y विल बी। तो चलिए दोनों चीज़ें हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट उसके लिए रिक्वायर्ड होगा कि हम पहले गिवन इक्वेशन को बैलेंस करें। तो इसे बैलेंस करने के लिए आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यहाँ लगा सकते हो। सल्फर के एटम्स बराबर है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2H+ लगा दिया जाए, और चार्ज बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पहले, तो 4H2O, देन हाइड्रोजन को बैलेंस करोगे 8H+, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट 5 इलेक्ट्रॉन की। बोथ साइड ओवरऑल नेट चार्ज जो होगा वो +2 होगा। यहाँ पर अब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, मर्ज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दोनों का सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 5 है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है, इसे 5 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, जैसा कि हम बैलेंसिंग के मेथड को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, देन यू विल गेट 5H2S प्लस MnO4- 2MnO4- प्लस 16H+ इज इक्वल टू, इस तरफ आपको मिलेगा 5 सल्फर प्लस 10H+, और यहाँ से आपको मिलेगा 2Mn2+ प्लस 8H2। ये फाइनल इक्वेशन होगी। इतनी ही बैलेंसिंग यहाँ पर सफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो सबसे पहले तो कितने इलेक्ट्रॉन आपने कैंसिल आउट किए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इज Y। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, 2 5 = 10, 5 2 = 10। जितने इलेक्ट्रॉन्स हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। Y हमें मिल चुका है। अब X पता करते हैं। X क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, और कितने HCl के लिए, 5 मोल्स के लिए। तो अगर HCl 5 मोल्स होगा तो वाटर कितना प्रोड्यूस होगा, स्टोइकोमेट्री से आप बता सकते हो। 5 यहाँ पर कोफिशिएंट है, 5 से कितना बनता है, 8 मोल बनता है। तो 5 मोल आप ये लोगे तो H2S यहाँ पर मिल जाएगा 8 मोल। 8 मोल H2S का यहाँ H2O वाटर के कितने मोल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे, 8 मोल्स प्रोड्यूस होंगे, और यही होगी X की वैल्यू। X = 8। और इस क्वेश्चन में हमें बतानी है वैल्यू ऑफ X + Y। तो वैल्यू ऑफ X + Y विल बी, जैसा कि आप लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, X = X कितना है हमारे पास, X हमें 8 मिला है और Y की वैल्यू 10 है, मीन्स X + Y विल बी 18। तो यहाँ पर ये एक आसान सा क्वेश्चन था रिडॉक्स से, जिसमें X + Y आपको 18 होगा, और एक बेसिक सी इक्वेशन है। बैलेंसिंग से आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन है, अमंग I3+ SiO4 SO2 Cl2 XeF2 XeSF4 ClF3 NiCO4 XeO2 F2 PtCl42 XeF4 SOCl2 the total number of species having sp3 hybridized center atom। बहुत आसान सा क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड। आइए सबके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। I+ है, इसका मतलब इसमें ये 1 1 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्ड बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 हो गया, यानी ये आपका आंसर हो गया। Si यहाँ पे लिखा है O4- है, 1 1 ऑक्सीजन के साथ 1 1 माइनस चार्ज कर दीजिए, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। उसके बाद SO2 Cl2 है, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, और ये Cl है, ये Cl है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। XeF2 sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड है, और SF4 भी sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड है। NiCO4 Ni दिख रहा है आपको, CO 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 और CO, ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। Xe यहाँ पर O2 दिख रहा है आपको, और ये F2 दिख रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, ये भी आपका sp3 डिहाइब्रिडाइज्ड है। PtCl42- ये DsP2 हाइब्रिडाइज्ड है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आ गया। XeF4 sp3 D2 हाइब्रिडाइज्ड है, 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए। SOCl2
S डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड Cl और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन हो गया 1 2 3 4 यानी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो SOCl2 भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। तो आंसर कौन कौन से हो गए आपका 1 2 3 4 और ये वाला हो गया आपका 5, तो ये आंसर हो गया आपका 5 एटम। तो I3 प्लस हो गया, SiO4 हो गया 1 2 3 और ये नहीं है, ये नहीं है, ये 4 और 4 4 4, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये 5, तो 5 आंसर हो गया आपका। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सारे आसानी से हो सकते थे, बहुत आसानी से आप इसको कर भी सकते थे। आई होप सभी का ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। आगे देखते हैं। इसमें था क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स Br3O8 F2O H2S4O6 H2S5O6 Cr3 C3O2, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स एक्सिस्टिंग देयर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, पहले सबका स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर बात करते हैं। यहाँ देखते हैं Br फिर Br फिर Br, डबल बॉन्ड O 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 डबल बॉन्ड O। ये तो आपका आंसर नहीं हुआ, इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई केस दिखाई नहीं दे रहा है। OF2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई केस इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। H2S4O6 1 2 3 4, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जहां जीरो होगा वहां ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगा, तो ये दो आंसर, ये वाले दो हो गए, मतलब इसमें तो आपको 2 मिल गए। फिर है H2S5O6 1 2 3 4 और ये एक 5, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये 0 0 0 वाले यहाँ पर आपके 3 हो गए, 2 और 3। अब है आपके पास C3O2, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O2 डबल बॉन्ड O2। हाँ, ये वाला जो केस है इसमें ये वाला स्टेट है जो जीरो स्टेट का 1 हो गया। अब आप इन सबको जोड़ दीजिए, 2 + 2 + 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 6, सो योर आंसर विल बी 6। इस तरह से ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर आपको आता तो आराम से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। थैंक यू। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, इस बार एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी एक ये आसान सा क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया है, जेईई एडवांस में। तो जेईई एडवांस में हम जनरली देखते हैं कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से हर बार क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, और पिछले कुछ सालों से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पूछे जा रहे हैं। बट इस बार आप देख सकते हो कि क्वेश्चन बिल्कुल ट्रांजिशन की वेवलेंथ यहाँ पर पूछी गई है He+ आयन के लिए, और ट्रांजिशन का हिंट आपको दिया हुआ है, ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस टू ऑर्बिट ऑफ रेडियस 26.45 पिकोमीटर, और यहाँ पर दिया हुआ वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी नैनोमीटर में ऑफ द एमिटेड फोटोन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। तो हमें पहले ऑर्बिट नंबर पता करना है, ट्रांजिशन के लैम्डा हम इजीली बता सकते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो टू कैलकुलेट लैम्डा फॉर ट्रांजिशन 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। इस फॉर्मूला से आप क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो, बट पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी n1 और n2 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी जाए। तो n1 और n2 पता करने के लिए यहाँ पर आपको रेडियस गिवन है, आप दोनों रेडियस से ऑर्बिट नंबर पता कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में z ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर He+ आयन है तो z की वैल्यू 2 ऑलरेडी गिवन है, z गिवन है, रेडियस गिवन है, तो फिर ऑर्बिट नंबर बताया जा सकता है। भाई हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 इंटू n² z। तो फर्स्ट केस में रेडियस आपको कितनी दी हुई है 105.8 और 0.529। अब ध्यान रखिएगा ये पिकोमीटर में, और ये जो रिजल्ट है वो किस में मिलता है आपको, एंगस्ट्रॉम में मिलता है। तो इसे पिकोमीटर से बैलेंस करने के लिए आप चाहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब दोनों की यूनिट क्या होगी, पिकोमीटर ही होंगी, तो यहाँ पर 100 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ऑर्बिट n1² रख दिया जाए, z की वैल्यू कितनी होगी 2। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो n1 इज इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा। सेम इक्वेशन सेम रिजल्ट आप अप्लाई करेंगे फॉर 26.45 पिकोमीटर। तो सेकंड इक्वेशन होगी 26.45 इज इक्वल टू 0.529। पिकोमीटर के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, n2² और z की वैल्यू फिर से 2 है, z सेम ही होगा, z की वैल्यू 2 होगी, इसे सॉल्व करोगे तो n2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1।
N2 की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ट्रांजिशन हमें पता चल गया, ट्रांजिशन होगा 2 to 1। तो 2 to 1 के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करनी, तो N1 की जगह 1 रख सकते हो, N2 की जगह 2 रख सकते हो, R आप रिडबर्ग कांस्टेंट रख सकते हो, या इन वैल्यूज़ की फॉर्म से भी आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हो। बट हम जो आंसर प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप R की वैल्यू डायरेक्ट जो रिडबर्ग कांस्टेंट आप याद करते हैं 1.09678 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स भी अप्लाई करते हैं, ये रिजल्ट भी अगर यहाँ पर लगाते हैं तो इससे आप लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, N1 और N2 की वैल्यू आप रखोगे, Z=2 होगा। तो इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको लैम्डा मिल जाएगा 1/3R। लैम्डा = 1/3R होगा। और 1/R को अगर हम 912 एंगस्ट्रॉम रखें तो लैम्डा = 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन 3, लेकिन ये वैल्यू होगी एंगस्ट्रॉम में, जिससे हम बोल सकते हैं 304 एंगस्ट्रॉम। और नैनोमीटर में आप लिखोगे तो ये मिलेगा 30.4 नैनोमीटर, जिसे हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो नियरेस्ट इंटीजर में इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा 30 नैनोमीटर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक आसान सा क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से पूछा गया था। तो बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल सही से किया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी जैसे मेंस में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडवांस में भी एक क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पेपर 2 में देखने को मिला, और इसमें पूछी गई है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर पूछी गई है एक मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए, मीन्स 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, हमने उन्हें मिक्स किया, और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है उसके लिए हमसे पूछा गया ऑस्मोटिक प्रेशर। साथ में यहाँ पर हिंट आपको दिए हुए हैं कि ΔH और ΔV 0 है, इट मीन्स ये एक आइडियल सॉल्यूशन की बात की जा रही है। और आइडियल सॉल्यूशन पर हम अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर यूरिया का मोलर मास जो कि सॉल्यूट है, और R की वैल्यू दी हुई है टॉर पर केल्विन पर मोल में। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है वो टॉर में ही पूछा है, तो जहाँ पर हमें R की वैल्यू रखनी होगी बेटर है, मैं सीधा डायरेक्ट डेटा दिया हुआ है, मैं यहीं से वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर आपको देखो और क्या क्या दिया हुआ है। जिन 2 सॉल्यूशंस को हम मिक्स कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मोलालिटी और डेंसिटी गिवन है, और दूसरा सॉल्यूशन है इसका वॉल्यूम आपको गिवन है, और कितने ग्राम सॉल्यूट आप डिसॉल्व कर रहे हो वो दिया हुआ है। और दोनों सॉल्यूट जो हैं वो सेम, दोनों सॉल्यूशन सेम सॉल्यूट और सेम सॉल्वेंट के हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि फाइनल यानी कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें फाइनल सॉल्यूशन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और हम RT से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो सबसे पहले रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मोललिटी, वॉल्यूम और डेंसिटी आपको गिवन है, तो क्या इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं? तो मोलरिटी का सिंपल फॉर्मूला या मोलरिटी के रिलेशन से आप इसे कर सकते हो। मोलरिटी = 1000 m अपॉन 1000 d माइनस मोलरिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? यूरिया, जिसका मोलर मास कितना होगा? 60 होगा, उसे आप यहाँ रख सकते हो। मोललिटी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, इट मीन 0.2 = 1000 m, और 1000 इंटू डेंसिटी, डेंसिटी दी हुई है 1.012, जिसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1012 माइनस 60 m। इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पर मोलरिटी आपको मोललिटी के बराबर मिलेगी 0.2। मोलरिटी हमें कितनी मिलेगी? 0.2 मोलर। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है, इसका वॉल्यूम भी आपके पास है। तो एक सॉल्यूशन की जो मोलरिटी है वो 0.2 है, और इसका वॉल्यूम भी हमारे पास है 50 ml। सेकेंड सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सेकेंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml। साथ ही साथ यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स कितने होंगे, तो हमें डायरेक्टली, क्योंकि सॉल्यूट के मोल पता करने वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.06 ग्राम, वैल्यूज़ को सही से रखिएगा भाई, 0.06 ग्राम यूरिया मास दिया हुआ है, मोलर मास होता है 60, इससे डिवाइड करोगे तो सॉल्यूट के मोल्स आपको मिलेंगे 10⁻³ मोल, जिससे आप बोल सकते हो 1 मिलीमोल। 1 मिलीमोल, तो 1 मिलीमोल सेकेंड सॉल्यूशन में यूरिया का मोल है, और फर्स्ट सॉल्यूशन में यूरिया का मोल कितना होगा उसके लिए मोलरिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन्हें मल्टीप्लाई करके हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट सॉल्यूशन में यूरिया के मिलीमोल्स हमारे पास होंगे इन फर्स्ट सॉल्यूशन में मोलरिटी कितनी है? 0.2, और वॉल्यूम है 50 ml, मीन 0.2 इंटू 50, इसे सॉल्व करोगे 10 मिलीमोल हो जाएंगे। तो फिर हम बोल सकते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन में टोटल मिलीमोल्स हमारे पास कितने हो जाएंगे? टोटल मिलीमोल्स हो जाएंगे 10 + 1 11 मिलीमोल। तो अब फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी आप बता सकते हो, टोटल मिलीमोल्स आपके पास हो गए 11, टोटल वॉल्यूम 50 + 250, ये मिलीमोल है, ये ml है, तो मीन्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 11/300 विल बी मोलरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। नाउ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर रिजल्टेंट सॉल्यूशन विल बी
फाइनल मोलैरिटी 11/300 इंटू आर की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 62 और टी टेम्परेचर दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 केल्विन पर बात की जा रही है। 300 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 11 2 22 2 66 66 और 2 68 682 टोर। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? टोर। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर होगा 682। तो इस बार एडवांस में आप देख सकते हो कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए जिस तरह के क्वेश्चंस आप पहले क्लास में कर चुके होते हो। दे रखा है इसमें, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1-इन दैट इज P कितना दे रखा है? 2.52 ग्राम, ये हमें गिवन है, विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड इन अ 9:1 रेशियो। ओके, विद अ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%, ये भी याद रखना है, टोटल जो यील्ड बनता है वो कितना बन रहा है? 50%। Of these, the entire amount of the primary alkyl bromide was reacted with an appropriate amount of diethylamine followed by treatment with aqueous K2CO2 to give a non-ionic product S in 100% yield. कहा गया है the mass of S obtained is, मतलब इस पूरी रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट S बन रहा है उस S का हमें मास यहाँ पर बताना है और कुछ वैल्यूज़ वगैरह में यहाँ पर गिवन है इस तरह की, इसको यूज़ में लेते हुए हमें ये कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन दे रखा है उस रिएक्शन की हम बात कर लें। हमें कंपाउंड दे रखा है द रिएक्शन ऑफ 4 मिथाइल ऑक्ट 1-इन, ऑक्ट 1-इन मतलब 8 कार्बन का चेन है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर नंबरिंग देते हैं तो हमें दे रखा है ऑक्ट 1-इन मतलब 1 पर डबल बॉन्ड आया एंड लिखा हुआ है 4 मिथाइल, तो 1 2 3 4 पर मिथाइल भी यहाँ पर दे रखा है। इसका कितना ग्राम दे रखा है? 2.50, इसका 2.52 ग्राम हमें दे रखा है, ठीक है। विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, भाई इस कंपाउंड का रिएक्शन अगर हम HBr से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो ये तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा, ठीक है ना। तो मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा? एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, मतलब यहाँ पे होगा Br और यहाँ पर होगा H, ठीक है। तो मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, 1 नंबर कार्बन Br और यहाँ पे किसका एडिशन होगा? H का। लेकिन ये भी कह रखा है गिव्स 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड, मतलब एक तो हमने लिया एंटी मार्कोनिकोव एडिशन और एक और कौन सा लेंगे? मार्कोनिकोव एडिशन। तो ये मार्कोनिकोव एडिशन का मतलब ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, इस वाले C पर Br और यहाँ पे कौन होगा? H का एडिशन होगा। ये हमसे कह रखा है 9:1 के रेशो में ये बनता है। तो बात ये है कि दोनों में से मेजर कौन? कुल मिलाकर पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन हम कर रहे हैं तो जो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होगा वही मेजर होगा। इसका मतलब ये बनेगा 9:1 के रेशो में, ये 90% और ये 10% ये बनेगा, ठीक है। फिर क्या रखा है इस पूरे का यील्ड कितना? इस पूरे का यील्ड कितना? मतलब इसका अगर 1 मोल है, मान लीजिए 1 मोल है तो ये टोटल मिलाकर 0.5 मोल बनेगा। ऐसा इसमें ऐसा कह रखा है कि टोटल का कितना परसेंट? 50% ये बन रहा है, ठीक है। ऑफ दिस द एंटायर अमाउंट ऑफ द प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड वॉज रिएक्टेड विद एन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डाईइथाइलअमाइन। अब इसमें कह रखा है जो प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड है, भाई ये वाला प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, तो फर्दर जो रिएक्शन दे रखा है वो प्राइमरी ब्रोमाइड से दे रखा है। इसका रिएक्शन हम जब डाईइथाइलअमाइन से करते हैं तो क्या होगा? K2CO3 के प्रेजेंस में Br हटेगा और यहाँ पर N कनेक्ट हो जाता है, ये एक 3 डिग्री अमाइन यहाँ पर फाइनली फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट S। यही फाइनल प्रोडक्ट S है जिसका हमें बताना है कि मास कितना होगा। तो यहाँ पर हम अब कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो जो हमें रिएक्टेंट P दे रखा है, सबसे पहले हम इसका मोल निकाल लें। तो मोल कैसे निकालेंगे? मोल ऑफ P, P कौन है? स्टार्टिंग रिएक्टेंट है। इसका कितना ग्राम दे रखा है? 2.52 ग्राम हमें दे रखा है और इसका मोलर मास यहाँ पर होगा 126। जब हम इसका मोलर मास निकालेंगे तो ये आएगा 126। तो 2.52 को जब डिवाइड करते हैं 1.26 से तो हमें मिलता है 0.02 मोल, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये हुआ, इसका तो मोल है यहाँ पर 0.02 मोल, लेकिन बाद में कह रखा है
जब हम रिएक्शन HBr से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, जो टोटल कंबाइंड प्रोडक्ट बनेंगे वो कितना बनेगा 50%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्रोडक्ट यहाँ पे ये Q1 है और ये Q2 हमने माना, तो Q1 Q2 का टोटल मोल बनेगा इसका 50%। तो जब इसका मोल यहाँ पर 0.02 मोल है तो इसका कंबाइंड मोल कितना हो जाएगा 50% का मतलब 0.01 मोल। तो अगर ये 0.01 टोटल मोल है, अब हमें ये बताना है कि ये मेजर है ये माइनर है। सुनना, ये था 0.02 मोल, ये टोटल मिलकर बना 0.01 मोल, उसमें भी 90% ये है और 10% ये है, ये मेजर है। तो अब हमें इसका भी यहाँ पर मोल निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? तो भी 0.01 का 90% हम निकाल सकते हैं। ये बनाया 9/10 इंटू 0.01, तो ये हमें मिलेगा इसका 90% कितना 0.009 मोल। ये हमें किसका मिला? इसका मिला, ठीक है। और जब इसका रिएक्शन इससे कर रहे हैं तो कहा जा रहा है कि ये 100% है। तो भाई अगर इसका मोल 0.009 मोल है तो डेफिनेटली इसका भी मोल कितना होगा? इसका भी मोल यहाँ पर एस का कितना हो जाएगा 0.009 मोल। बस ठीक है। अगर ये फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वो 0.009 मोल बना है, इसका हमें मोलर मास निकालना है, तो क्या करेंगे? ये रहा मास ऑफ एस 0.009 इंटू 99, इसका इस वाले का टोटल अगर हम चेक करें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा? यहाँ पर 99 होगा। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1.791 ग्राम। लेकिन हमसे पूछा हुआ है द मास इन मिलीग्राम, तो अगर ग्राम में इतना है तो मिलीग्राम में क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वैल्यू आती है 1791 मिलीग्राम। तो परफेक्ट इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1791 मिलीग्राम। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1791 मिलीग्राम, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया थर्मोडायनामिक्स से। द एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर प्लॉट फॉर फेजेस अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा दो फेजेस हैं, इनके लिए एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर कर्व आपको दिया हुआ है। एट 1 बार प्रेशर इज गिवन एंट्रोपी ST एंड S0, एंट्रोपी एट T केल्विन टेम्परेचर, एंट्रोपी एट 0 केल्विन टेम्परेचर, ये एंट्रोपीज आपको दी हुई है। और द ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा टू बीटा, यहाँ पर जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है फेज चेंज के लिए वो दिया हुआ है 600 केल्विन, और इनकी हीट कैपेसिटी में चेंज आपको दिया हुआ है CP बीटा और CP अल्फा में चेंज आपको दिया हुआ है 1 जूल पर मोल पर केल्विन। कुछ वैल्यूज आपको दी हुई जिनकी जरूरत हमें पड़ेगी। अज्यूम CP माइनस CP बीटा अल्फा, इस टेम्परेचर रेंज में ये वैल्यू नहीं बदलेगी क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, बट यहाँ पर बोला गया है कि ये चेंज आपके लिए कांस्टेंट ही रहेगा इस टेम्परेचर चेंज के दौरान। CP अल्फा CP बीटा आर हीट कैपेसिटीज ऑफ अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, जो कि हम देखकर समझ सकते हैं। द वैल्यूज ऑफ एंट्रोपी चेंज हमसे इस प्रोसेस के लिए S बीटा माइनस S अल्फा मीन्स ये डेल्टा S आपसे पूछा है, और ये एंट्रोपी चेंज हमसे पूछा गया है 300 केल्विन टेम्परेचर पर। 300 केल्विन टेम्परेचर पर आपसे ये एंट्रोपी चेंज पूछा गया। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरह से इजी वे में अप्रोच कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये ग्राफ आपको दिया हुआ है और उस ग्राफ में आप देखेंगे कि वाई एक्सिस पर ये एंट्रोपी चेंज है, और एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है अलग अलग फेज के लिए। ये दो ग्राफ आपको दिए हुए अल्फा फेज के लिए और बीटा फेज के लिए। इट मीन्स 600 केल्विन पर मैं बोल सकता हूँ कि बीटा फेज के लिए T केल्विन और 0 केल्विन एंट्रोपी चेंज जो होगा वो हमें कितना मिलेगा 6 के इक्वल मिलेगा, और 600 केल्विन पर अल्फा के लिए ये चेंज हमें मिलेगा 5। तो पहले जो ग्राफ में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसे हम साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं, दैट ST केल्विन एट एंट्रोपी एट 0 केल्विन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 5 एंड एंट्रोपी एट T केल्विन, एंट्रोपी एट 0 केल्विन फॉर बीटा इज इक्वल टू 6। ये आपको ग्राफ में दिया हुआ है, हमने ग्राफ से ये डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। अब यहाँ से देखो इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए। हम क्यों माइनस कर रहे हैं आप समझ जाएंगे। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा यहीं पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसे माइनस करेंगे ST फॉर बीटा माइनस ST केल्विन फॉर अल्फा, इससे इसको माइनस किया तो हमने T केल्विन एंट्रोपी को एक साथ रखा, और 0 केल्विन पर जो एंट्रोपी होगी उससे भी एक साथ रखते हैं। माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन फॉर बीटा माइनस एंट्रोपी एट 0 केल्विन फॉर अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा।
देखिए अब इस इंफॉर्मेशन को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे, यहाँ पर 0 केल्विन पर इनका एंट्रोपी चेंज क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 0 केल्विन पर इनका जो एंट्रोपी चेंज होगा वो 0 होगा। तो 0 केल्विन पर इनका जो एंट्रोपी चेंज है मीन्स ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। और ये एंट्रोपी चेंज आपके पास किस टेम्परेचर पर आया है, 600 केल्विन पर। इट मीन्स ये हमारे पास होगा डेल्टा एस एट 600 केल्विन, ये वैल्यू 0 हो गई। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 600 केल्विन पर एंट्रोपी चेंज जो है वो फेज चेंज का एंट्रोपी चेंज 600 केल्विन पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और अब हमें एंट्रोपी चेंज पता करना है 300 केल्विन पर। तो हम डायरेक्ट रिलेशन स्टडी करते हैं कि इस एंट्रोपी चेंज में क्या रिलेशन होना चाहिए भाई, डेल्टा एस T2 मीन्स डेल्टा एस 600 केल्विन माइनस डेल्टा एस T1 डेल्टा एस 300 केल्विन, डेल्टा एस T2 माइनस डेल्टा एस T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP ln T2 अपॉन T1। T2 हमारे लिए कितना होगा 600 और T1 कितना होगा 300। सारी वैल्यूज रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, इससे आप डेल्टा एस एट 300 केल्विन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 600 केल्विन पर ये वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है। और डेल्टा एस एट 300 केल्विन हमें पता करना है, 300 केल्विन पर पता करना है। डेल्टा CP आप यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेल्टा CP हमें दिया हुआ है 1 जूल पर केल्विन पर मोल पर केल्विन, तो इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। और ln2 आपको मिलेगा, इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 0.69। ln2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 0.69 आपको लेना है। इसे आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको एंट्रोपी चेंज एट 300 केल्विन मिलेगा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.69। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 0.31। इट मीन्स इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 0.31। एंट्रोपी चेंज एट 300 केल्विन विल बी 0.31। नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेम पैराग्राफ, वही पैराग्राफ है, वही इंफॉर्मेशन है। इस बार जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज H बीटा माइनस H अल्फा। इस बार आपसे पूछा गया है एंथैल्पी चेंज एट 300 केल्विन। तो वही सिंपल सा, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ अलग तरह से इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसलिए थोड़ा सा अजीब लगता है। बट इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेसिक रिलेशन, बेसिक क्वेश्चन आप क्लास में करते हैं उसी तरह से ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो फिर से इस बार हमें एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें पता करना होगा कि हम 2 अलग अलग टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज को किस तरह से रिलेट करते हैं। तो आई थिंक ये रिलेशन आप लोगों को पता होगा, डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा एच T1 और T2 टेम्परेचर पर एंथैल्पी चेंज रिलेशन क्या होगा, डेल्टा CP T2 माइनस T1। तो T2 और T1 सब हमें पता है, लेकिन ये रिलेशन यहाँ पर क्यों लगाना पड़ेगा भाई, आपको 300 केल्विन पर एंथैल्पी चेंज पता करना है। आपको 300 केल्विन पर एंथैल्पी चेंज पता करना है, जबकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फेज ट्रांजिशन किस टेम्परेचर पर हो रहा है, 600 केल्विन पर। तो 600 केल्विन पर हम इस इक्वेशन के थ्रू डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा इस कॉमन रिलेशन के थ्रू हम यहाँ पर डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं 600 केल्विन पर। तो फेज ट्रांजिशन के लिए 600 केल्विन पर डेल्टा G कितना होगा, 0। डेल्टा H की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है और टेम्परेचर 600 केल्विन है। डेल्टा S हम कैलकुलेट कर चुके हैं 600 केल्विन पर, प्रीवियस क्वेश्चन में आप देख चुके हो। तो डेल्टा S एट 600 केल्विन आपको कितना मिला था, 1। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि डेल्टा H एट 600 केल्विन विल बी 600 जूल। 600 केल्विन पर डेल्टा H की वैल्यू होगी 600 जूल। तो इन वैल्यूज़ को हम रख देते हैं कि अगर टेम्परेचर 600 केल्विन पर कंपेयर करना है, माइनस डेल्टा H एट 300 केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा CP T2 माइनस T1। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है, ये भी आप समझ सकते हो। डेल्टा H 600 केल्विन पर कितना मिल रहा है भाई, 600 केल्विन पर 600 जूल मिल रहा है। वैसे डायरेक्टली आप बता सकते हो ये 600 जूल होगा, माइनस डेल्टा H 300 केल्विन हमें पता करना है। डेल्टा CP की वैल्यू 1 है और T2 माइनस T1 यानी कि 600 माइनस 300, ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 300 मिल जाएगी। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट डेल्टा H एट 300 केल्विन विल बी 600 माइनस 300। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 300 जूल। आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो दोनों क्वेश्चन जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन आसान थे। एक बार केवल इसका लिंक अप्रोच मिलनी चाहिए, उसके बाद दोनों क्वेश्चंस में आप सिंपल रिलेशंस के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पैराग्राफ क्वेश्चन है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, दे रखा है अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रेस para naitrophenyl benzene on complete reaction with an excess of 10 HCl। ठीक से देखो यहाँ पर ये हमें पहले दे रखा है, ये जो कंपाउंड गिवन है जरा ठीक से देखिएगा, बेंजीन ऑन कंप्लीट रिएक्शन विद एन एक्सेस ऑफ
excess of tin HCl gives a major product. Which on treatment with an excess of NaNO2 HCl at 0 degree centigrade provide P as the product. P upon treatment with excess of H2O at room temperature gives the product Q. Bromination of Q in aqueous medium furnishes the product R. Okay. The compound P upon treatment with an excess of phenol under basic condition gives the product S. Okay. देन यहाँ पर दे रखा है, हमें इसमें एक तो बताना है PQRS क्या है, PQRS निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाएगा. द मोलर मास डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड Q एंड R इज 474 ग्राम पर मोल एंड बिटवीन कंपाउंड P एंड S इज 172.5 ग्राम पर मोल. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन हमसे पूछा है वो है द नंबर ऑफ हेट्रो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ R इज. तो जैसा मैंने भी कहा था, एक बार हम इसमें जितने भी PQRS हमें जो निकालना है वो प्रोडक्ट हम निकाल लें, उसके बाद हम बता सकेंगे कि जो R यहाँ पर है उसमें कितने हेट्रो एटम होंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इस वाले कंपाउंड से, ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 135 ट्रेस. ट्रेस का मतलब भी 3 होता है. अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंट होता है उसके लिए 3 के लिए हम काम में लेते हैं ट्रेस एंड 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन. तो देखिए ये यहाँ पर इस कंपाउंड का ये रहा स्ट्रक्चर, ये वाला कंपाउंड है 135 ट्रेस पैरा नाइट्रोफिनॉल. ठीक है, ये वाला कंपाउंड यहाँ पर बना रखा है. ठीक है, एक बार फिर से इसका नाम देख लेते हैं. यहाँ पर कंपाउंड दे रखा है 135 ट्रेस 4 नाइट्रोफिनाइल बेंजीन. ये रहा 135 पर है, कितने हैं 3 है, तो ट्रेस लिखा. ट्रेस के बाद पैरा नाइट्रोफिनाइल और ये बेंजीन से कनेक्ट है, तो ये हमें कंपाउंड स्टार्टिंग वाला दे रखा है. ठीक है, सबसे पहले रिएक्शन करवा रखा है टिन और HCl से. टिन HCl एक्सेस में दे रखा है, तो हमको पता है टिन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. जितने भी यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप होंगे उन सभी नाइट्रो ग्रुप को ये NH2 ग्रुप में रिड्यूस कर देता है. तो जहाँ जहाँ पर भी नाइट्रो ग्रुप होंगे वो सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे NH2 और NH2 के अंदर. ठीक है, ये फंक्शन हुआ टिन HCl का. उसके बाद फिर हमको दे रखा है रिएक्शन विद NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, दिस इज डाई एजोटाइजेशन बोलते हैं हम, इसमें डाइजोनियम सॉल्ट बनता है. तो जहाँ जहाँ पर भी NH2 ग्रुप होगा वहाँ पे क्या बनेगा, डाइजोनियम क्लोराइड. यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी क्या बनता है, डाइजोनियम क्लोराइड. तो 3 यहाँ पर डाइजोनियम क्लोराइड यहाँ पर बनते हैं. ठीक है, ये हमें कंपाउंड दे रखा है कौन सा, प्रोडक्ट P. ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर फिर दे रखा है कि प्रोडक्ट P का अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर से रिएक्शन करें तो हमें पता है जब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन वाटर से करते हैं तो क्या बनता है, N2Cl हटेगा और वहाँ पर क्या आ जाता है, OH फिनॉल बनता है. तो जब रिएक्शन वाटर से करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी डाइजोनियम सॉल्ट होगा वहाँ से N2Cl लीव करेगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, OH एंड OH. तो देखिए इस वाले में यहाँ पर OH आया और यहाँ पर भी OH आया. ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पर मतलब ट्राई हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप यहाँ पर इससे अटैच्ड हो जाता है बेंजीन से. देन उसके बाद दे रखा है रिएक्शन विद ब्रोमीन इन द प्रोसेस ऑफ एक्वस मीडियम, मतलब वाटर के प्रेजेंस में जब ब्रोमीन से करते हैं एक्सेस ऑफ ब्रोमीन से, तो हमें याद होना चाहिए जब फिनॉल का रिएक्शन हम ब्रोमीन से करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो कंपाउंड बनता है ट्राईब्रोमोफिनॉल. दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है. ठीक है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पर हर एक फिनॉल की पैरा पोजीशन जो है वो ब्लॉक है, पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो अब जो ब्रोमीन आएगा वो सिर्फ कहाँ पर आएगा, जहाँ जहाँ पर भी OH है उसके दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच्ड हो जाएगा. यहाँ पर भी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच्ड हुआ और यहाँ पर भी दोनों ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन अटैच्ड हो जाता है. तो ये कंपाउंड बनता है, ये होता है प्रोडक्ट R. ठीक है, तो पहले हमने P बनाया, P से हमने हाइड्रोलिसिस करा, ये बना, फिर ब्रोमीन से रिएक्शन करा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर से कंपाउंड बना R. उसके बाद जरा ठीक से देखो एक और दे रखा है, ये सब दे रखा है. देन यहाँ पर देखिए द कंपाउंड P अपॉन ट्रीटमेंट विद एन एक्सेस ऑफ फिनॉल अंडर बेसिक कंडीशन गिव्स द प्रोडक्ट S. मतलब प्रोडक्ट P का रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, फिनॉल से करा रहे हैं. तो भाई ज़रा देखिए यहाँ पर ये रहा P. इसकी रिएक्शन जब हम फिनॉल से करेंगे
एक्सिस ऑफ फिनॉल से, ये हमने लिखा यहाँ पे, देखिए ओके, इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पर अब किससे करवाई, फिनॉल से। एक्सिस दे रखा है तो हमें पता है जब कभी भी डाइजेनियम सॉल्ट रिएक्शन फिनॉल से कराते हैं तो ये कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन, जिसमें बेसिक मीडियम है, जिसमें पैरा पोजीशन से कपलिंग होगा फिनॉल का। तो कहने का मतलब यहाँ से Cl लीव करेगा और कपलिंग इसका N2 और इसकी पैरा पोजीशन, तो जहाँ जहाँ भी डाइजेनियम सॉल्ट है वहाँ पर फिनॉल की कपलिंग रिएक्शन होगी। तो एक कपलिंग रिएक्शन तो यहाँ पर हुई, एक कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर हुई और एक कपलिंग रिएक्शन यहाँ पर होगी, तो ये होगा प्रोडक्ट S। ये हमें मिला फाइनल प्रोडक्ट S, ठीक है। तो ये तो बना प्रोडक्ट R और ये बना प्रोडक्ट S। अब जो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं जरा उसको हम रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या सही ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ दे रखा है द नंबर ऑफ हेट्रो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ R इज, तो देखिए ये रहा R, इस R में बताना है टोटल नंबर ऑफ हेट्रो एटम कितने प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर देखो हेट्रो एटम का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो दूसरे एटम होते हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, इनको हम क्या मान के चलते हैं, डिफरेंट एटम। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर रिंग में डिफरेंट एटम कितने हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन एंड 1 ऑक्सीजन, 2 ब्रोमीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 ब्रोमीन एंड 1 ऑक्सीजन। तो हेट्रो एटम 3 यहाँ मिले, 3 यहाँ मिले, 3 यहाँ मिले, टोटल कितने हो गए, 3 + 3 + 3 9। तो इस प्रोडक्ट R में टोटल नंबर ऑफ जो हेट्रो एटम होंगे वो होंगे 9। तो ये देखिए ये रहा इसका यहाँ पे आंसर, अगर जो दे रखा है फिल इन द ब्लैंक टाइप दे रखा है तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद चलिए ठीक है, इसका तो आंसर हो गया 9, लेकिन यहाँ पर देखिए इसी का एक पैराग्राफ और भी है, क्वेश्चन नंबर 17 में ही ये दे रखा है, सेम वही वाला क्वेश्चन है, बट इसमें क्या पूछा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ S इज। अब इसमें जब भी हमने बनाया था प्रोडक्ट S जो बनाया था उसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हेट्रो एटम S में कितने प्रेजेंट होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 पैराग्राफ टाइप का जो क्वेश्चन है, ये इसका जो 17 नंबर है और 16 नंबर दोनों एक ही पैराग्राफ के क्वेश्चन है। तो चलिए फिर से हम लोग यहाँ पर चलते हैं इस पर। ये देखिए ये रहा प्रोडक्ट S, इसमें बताना टोटल कितने कार्बन हैं और कितने हेट्रो एटम है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर रिंग कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 रिंग तो बेंजीन की है और हर एक बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कार्बन होंगे 6 × 7, ये हुआ 42 तो टोटल कार्बन होंगे। एंड हेट्रो एटम की काउंटिंग करें तो 1 ऑक्सीजन एंड 2 नाइट्रोजन, तो टोटल हेट्रो एटम 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी होंगे। तो 3 + 3 + 3 कितना हो गया, 9। तो 42 + 9 ये हो जाएगा टोटल आंसर 51। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एंड हेट्रो एटम जो होंगे वो होंगे 51। तो 51 ही यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 17 नंबर में यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर हो जाएगा 51। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।